हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग प्रदीप चौधरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे और सुरक्षित होंगे और ऐसी उम्मीद भी रखता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को लगातार देखते होंगे और घर पे किताबों के साथ ढेर सारी मेहनत करते होंगे। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग और पिछली वीडियोस में हम गाउस के नियम के दो अनुप्रयोग पढ़ भी चुके हैं। एक, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हमने अगले टॉपिक में गोलीय कोश की जगह अचालक गोला ले लिया था और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लेने वाले हैं अनंत लंबाई का चालक तार और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसका मतलब आज हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिए, समरूप आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स, ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, लास्ट की वीडियो में भी मैंने बताया है आप लोगों को कि कभी भी ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करते हो तो आप लोग टॉपिक को पढ़िए और उस टॉपिक में जो दे रखा है उसी हिसाब से डेरिवेशन को आगे बढ़ाइए या डायग्राम ड्रॉ कीजिए, तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी और आप कभी टॉपिक भूलेंगे नहीं। यही मैं करने वाला हूं स्टूडेंट्स। देखिए टॉपिक में क्या है। टॉपिक में है समरूप आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण। यानी सबसे पहले हम क्या लेंगे, अनंत लंबाई का एक चालक तार लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, ये मैं एक मेरे पास ये अनंत लंबाई का एक चालक तार ले लेता हूं। अब ये स्टूडेंट जो अनंत लंबाई का मैंने चालक तार लिया है, ये कैसा होना चाहिए, समरूप आवेशित होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसे समरूप आवेशित बनाने के लिए क्या करें, इस पर आवेश को एक समान रूप से फैला देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश मैं इस तार पर इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से फैला देता हूं। क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये समरूप आवेशित अनंत लंबाई का चालक तार बन गया। अब इसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें क्या लेना चाहिए, अब हमें वो बिंदु लेना चाहिए जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए इसके ओ बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, लेकिन किसका उपयोग करके करनी है, गाउस की प्रमेय का उपयोग करके करना है। और गाउस की जो प्रमेय है या गाउस का जो नियम है वो स्टूडेंट्स किस पर लागू होती है, बंद पृष्ठ पर या गाउसियन पृष्ठ पर। अब जो बंद पृष्ठ है हमारा या गाउसियन पृष्ठ है वो भिन्न भिन्न आकृतियों का हो सकता है। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या बनेगा वो देखिए, कैसी आकृति का गाउसियन पृष्ठ बनेगा या बंद पृष्ठ बनेगा। स्टूडेंट, ये जो तार है इससे स्मॉल आर दूरी पर इसके चारों ओर कोई भी बिंदु हो, यानी इस तार के चारों ओर बराबर दूरी पर, चाहे वो यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां और चाहे यहां, चारों ओर बराबर दूरी पर क्या होगा,
एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। इसलिए यहां पर जो गाउसियन पृष्ठ बनेगा स्टूडेंट्स, वो कैसा बनेगा? बेलनाकार। कैसा बनेगा? बेलनाकार। जैसे ये बोतल है, ऐसी आकृति का बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं गाउसियन पृष्ठ बना रहा हूं और वो कैसी आकृति का बना रहा हूं? बेलनाकार। ये मैंने लिया और ये लिया। मैं लिख देता हूं उसे। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये बेलनाकार, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। क्या है स्टूडेंट्स? ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। मान लीजिए इस गाउसियन पृष्ठ की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट देखिए, अब हमें क्या करना है? ये जो गाउसियन पृष्ठ बनाया है इसका हम 2 बार फ्लक्स निकालेंगे। एक बार निकालेंगे इस फॉर्मूला से और एक बार निकालेंगे इस फॉर्मूला से। और जब 2 बार फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा तो उसकी हम कर देंगे तुलना, और तुलना करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट्स? यानी हमारे को अनुप्रयोग सोल्व करते समय एक ध्यान रखना है, सबसे पहले टॉपिक के हिसाब से हमें वस्तु लेनी चाहिए, फिर उस पर एक समान रूप से आवेश फैलाएंगे, फिर वो बिंदु लेंगे जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि तीव्रता गाउस की प्रमेय से करनी है और गाउस की प्रमेय लागू होती है बंद पृष्ठ पर, तो फिर हम बनाएंगे गाउसियन पृष्ठ। और जो गाउसियन पृष्ठ हमारे पास आ जाएगा उसका 2 बार फ्लक्स निकालेंगे और फिर उसकी हम कर देंगे तुलना, तो तीव्रता आ जाएगी। स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं। यानी अब हमारे पास क्या है? टारगेट है वो ये है कि ये जो गोलीय गाउसियन ये जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बना है इसका हमें 2 बार फ्लक्स निकालना है। तो हम पहले फ्लक्स निकालते हैं। देखिए, पहले सूत्र के हिसाब से इस पूरे बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का फ्लक्स निकालने के लिए मैं इसको 3 हिस्सों में बांट लेता हूं। एक ये S1 भाग, ये S2 भाग, ये मेरा कौन सा भाग ले लिया मैंने? S2 भाग, और ये जो बीच का हिस्सा है ये मैंने इसका नाम दे दिया S3 भाग। यानी अगर आपको इस पूरे बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का फ्लक्स का मान निकालना है तो आपको इन तीनों भागों का फ्लक्स निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। अब सोचिए स्टूडेंट्स, यानी आप चाहते हैं पूरे का फ्लक्स निकालना, कैसे निकालेंगे आप? इस पूरे का फ्लक्स कैसे निकालेंगे? मान लीजिए S1 भाग का फ्लक्स निकालना पड़ेगा आपको, फिर S2 भाग का फ्लक्स निकालना पड़ेगा और फिर S3 भाग का फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और तीनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के इसका पूरा फ्लक्स आएगा। तो देखिए, मान लो हम सिर्फ S1 भाग का निकाल रहे हैं, तो बताओ बेटा कैसे निकालेंगे? भाई कैसे निकालेंगे? हमें S1 भाग का फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? S1 भाग का एक अल्पांश लेंगे और उस अल्पांश का क्या निकालेंगे? फ्लक्स। और अल्पांश का फ्लक्स क्या होता है? E dA cos थीटा, यही तो होता है स्टूडेंट्स। अब ये तो इसके अल्पांश का आ गया, और इसका अगर मैं समाकलन कर दूं तो ये किसका आ गया? पूरे S1 भाग का फ्लक्स आ गया। क्या पूरे इसका आ गया क्या? नहीं, सिर्फ S1 भाग का आया है। अब ऐसे ही S2 भाग का फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? S2 भाग का एक अल्पांश लेंगे
और उस अल्पांश का फ्लक्स निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। और अगर हम इसका समाकलन कर दें तो ये कौन से भाग का फ्लक्स हो जाएगा, दूसरे भाग का फ्लक्स हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही तीसरे भाग का करेंगे। तो तीसरे भाग का फ्लक्स क्या आएगा बताइए, ऐसे ही हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। हो गया। तो ये मेरे पास तीन हो गए, ये S1 भाग, ये S2 भाग और ये S3 भाग। और मैं अगर तीनों भाग के फ्लक्स को जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का फ्लक्स आ जाएगा। और हमें इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का ही फ्लक्स निकालना है। फिर भी और अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो मैं बता देता हूं। मेरे पास ये है, तो ये इसका ऊपर वाला भाग हो गया ढक्कन, एक ये पैंदा हो गया दो, और एक यहां से लेके यहां तक, ये तीन हो गए। ये बेलनाकार पृष्ठ है, ये समझ लीजिए बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ऐसे है। ये तीन भाग आ रहे हैं ना, एक ढक्कन हो गया, एक पैंदा हो गया, एक बीच का हो गया। ढक्कन S1, पैंदा मैंने S2 माना है, और बीच वाला कौन सा हो गया S3। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो हिस्सा है पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, इसकी अगर हम दिशा निकालें तो कैसे आएगी, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो कैसे होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो स्टूडेंट्स इसके बाहर की ओर कैसे होगी, ऐसे ऊपर की ओर ऐसे। और पैंदे की कैसे होगी स्टूडेंट्स, ऐसे नीचे। ठीक है। तो इस भाग की जो यहां से अगर मैं डायरेक्शन लूं तो कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा डी ए वेक्टर ऊपर, और नीचे वाले की लूंगा तो कैसे लिखूंगा डी ए वेक्टर नीचे। ठीक है। और स्टूडेंट्स ऐसे ही अगर मुझे बीच वाले भाग का लेना हो तो उसकी डायरेक्शन या तो इधर आएगी या इधर आएगी। तो मान लीजिए मैं इधर लेता हूं, ये जो अल्पांश है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस भाग के लिए दिशा, इस भाग के लिए दिशा, इस भाग के लिए दिशा हो गई। लेकिन अभी तक हमने यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली है क्या, नहीं। यानी प्लस जो आवेश है उसकी वजह से डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड बाहर की ओर। तो इसके लिए भी हम कैसे करेंगे, यहां बाहर ई, इसके लिए भी हम बाहर की ओर ई वेक्टर, और इसके लिए भी क्या करेंगे बाहर की ओर ई वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले भाग के लिए ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहां पर दोनों के बीच में कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और यहां दोनों एक ही दिशा में तो कितना हो गया, 0 डिग्री। पहला भाग है तो मैं θ1 बोल दूंगा इसे, दूसरा भाग है तो इसे θ2 बोल दूंगा, और तीसरा भाग है तो इसे मैं क्या बोलूंगा θ3। स्टूडेंट देखिए, ये मान मैं यहां रखने वाला हूं। θ1 का मान कितना है रे, 90 डिग्री। θ2 का मान भी कितना है, 90 डिग्री। एंड θ3 का मान कितना है, 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये मान मैं यहां रख दूंगा ऊपर। जब मैं ये मान रखूंगा देखिए, तो इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा मैं, ई डी ए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90, एंड यहां क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री। स्टूडेंट्स आपको पता है, ध्यान दीजिए, कॉस 90 का जो मान होता है आपको पता है, चूंकि कॉस 90 का मान कितना होता है रे, 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट्स कॉस 90 का मान जब आप 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे, तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो 5 बराबर ये पहला हिस्सा क्या हो गया, 0। यहां cos 90 की जगह क्या रखोगे, 0, तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहां पर cos 0 का मान कितना होता है, 1। जब 1 रखेंगे तो ये तो हट जाएगा, और क्या रह जाएगा, ई डी ए। तो 5 बराबर क्या हो गया, ये दोनों 0 है, तो ई बाहर, इंटीग्रेशन डी ए। कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा बचा, ये बीच वाला हिस्सा बचा, S3 वाला। और ये अल्पांश किसका बचा है, बीच वाले का ही। ये जो बीच का हिस्सा ना, ये
ये जो आपको देख रहे हैं यहां, ये वाला। तो स्टूडेंट्स अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मतलब यहां पर सारे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो ये बीच वाला बनेगा, यानी ये जो हिस्सा में बोतल का देख रहे हैं हम, ये बीच वाला ये हिस्सा बनेगा, यानी कैसा बनेगा, बेलनाकार। तो बेलनाकार पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगा इसका, बोलो 2πr(h), और h की जगह हम यहां पर क्या लेना पड़ेगा, हमें l लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगा, फाई बराबर में e, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2πrl। ठीक है, ये मेरे पास हो गई इक्वेशन 2 मान लेता हूं मैं, क्योंकि मैं इसको 1 ले रहा हूं। इक्वेशन आप किसी को भी मान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने क्या कर लिया, आपने ये जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है ना, इसका एक बार फ्लक्स निकाल लिया। स्टूडेंट्स कई बार बच्चों को यह भी दिक्कत होती है कि सर ने यहां पर 3 बार कर दिया, गोले में 1 बार ही किया था। तो ध्यान देना, गोले में एक ही भाग है, ज्यादा भाग नहीं है, लेकिन यहां पर बेलन के अंदर कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, और पूरे का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा है, 3 हिस्सों का निकालना पड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या कर लिया, इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का एक बार फ्लक्स का मान निकाल लिया। तो अब क्या करना चाहिए, इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का दोबारा से फ्लक्स निकालना चाहिए। तो दोबारा से हम किससे निकालेंगे, गाउस की प्रमेय से। किससे निकालेंगे, गाउस की प्रमेय से। भाई गाउस की प्रमेय से दोबारा से निकालेंगे तो गाउस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई बराबर में सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब जो सिग्मा क्यू है, देखो आपने कितना आवेश फैलाया है, क्यू, तो सिग्मा क्यू का जो मान है, सिग्मा क्यू का मान आपको क्या रख देंगे, क्यू। तो क्या आएगा, फाई बराबर बोलिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखो स्टूडेंट्स, आप ये जो फ्लक्स निकाल रहे हो, ये तार का निकाल रहे हो क्या, नहीं निकाल रहे, तो फिर किसका निकाल रहे हो भाई, आप बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का निकाल रहे हो। तो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ कितनी लंबाई का है, एल लंबाई का। तो आपको जो आवेश लेना है वो कितनी लंबाई में लेना है, एल लंबाई में। तो क्या कहोगे, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर में Q बटा L, तो इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा L। तो ये जो Q है, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, लैम्ब्डा L लिखोगे। तो क्या लिखोगे, फाई बराबर में लैम्ब्डा L बटा एप्सिलॉन 0, और समीकरण कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 3। देखिए अब आपने क्या कर लिया, अब आपने 2 बार फ्लक्स का मान निकाल लिया। ये जो गाउसियन पृष्ठ है आपका, इसका कितनी बार फ्लक्स निकाल लिया, 2 बार। एक बार समीकरण 2 बता रही है और एक बार कौन बता रही है, समीकरण 3 बता रही है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये जो दोनों फ्लक्स है इनकी क्या कर देनी चाहिए, तुलना कर देनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 की तुलना से, समीकरण 2 व 3 से तुलना करते हैं। तो यह क्या है, E 2πrl बराबर लैम्ब्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। L से L क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट। क्या फाइंड आउट करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो E हमारे पास है, इसको तो इधर ही रख लेंगे क्योंकि ये तो फाइंड आउट करना है, निकालना हमें। और 2πr को कहां ले जाएंगे, यहां। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, E बराबर में 1 बटा 2π एप्सिलॉन 0, 2π एप्सिलॉन 0, ऊपर क्या है लैम्ब्डा, और नीचे एक और क्या आ जाएगा, r। अब स्टूडेंट देखिए, यहां पर हमारे पास k का मान नहीं बना। अगर हम k का मान बनाना चाहें तो यहां कितना होना चाहिए, 4 बनाने के लिए क्यों ना हम ऐसा कर दें कि ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें। तो ऊपर गुणा करेंगे तो E बराबर क्या लिखेंगे, 1 बटा 2 लैम्ब्डा, और नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4π एप्सिलॉन 0 r।
और हम इसको क्या करते हैं, अगर सदिश राशि के रूप में लिखेंगे तो वेक्टर लगाएंगे और यहां आर कैप एकांक सदिश लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, समरूप आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये। और आप इसमें स्पष्ट देख रहे हैं कि जो तीव्रता है वो दूरी के कैसे प्राप्त हुई है भाई, व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त हुई है। यानी ये बिंदु जैसे जैसे तार से दूर जाएगा वैसे वैसे तीव्रता घटती चली जाएगी और पास आएगा तो तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। अब मान लीजिए इसमें ग्राफ बनवाता है आपसे, तो आप जनरल बना सकते हैं, ये ई आपने ले लिया, ये आर आपने ले लिया, दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऐसे लिख देंगे। और अगर आपसे लैम्बडा का किया जाए तो लैम्बडा दोनों यानी रेखीय आवेश घनत्व के साथ बनवाया जाए तो ये कैसे हैं, समानुपाती, क्योंकि ऊपर है, ऊपर वाला समानुपाती, नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां से ये सीधा लेंगे और ये ई और ये लैम्बडा, ठीक है। इस प्रकार से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत आसान सा है, आपको सिर्फ इतना करना है, सबसे पहले आपको वस्तु लेनी है, फिर उसे एक समान रूप से आवेशित करना है, फिर आपको वो बिंदु लेना है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, फिर आपको आकृति के आधार पर गाउसियन प्रश्न लेना है। जैसे इसमें बेलनाकार आया है, पहले वाले में गोलाकार आया था। फिर आपको जो भी गाउसियन पृष्ठ आ जाए उसका 2 बार फ्लक्स का मान निकालना है। तो हमने इसमें यही किया है, 2 बार फ्लक्स का मान निकाला है और जो भी फ्लक्स का मान हमारे पास आया है उनको दोनों की तुलना कर दी और हमारे पास क्या आ गई, तीव्रता आ गई। इस टॉपिक में एक चीज का ध्यान और रखना है कि यहां पर जो गाउसियन पृष्ठ बना है वो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है और बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में 3 भाग हैं। इसलिए जब आप इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का फ्लक्स का मान निकालेंगे तो आपको तीनों भाग का फ्लक्स का मान निकालना पड़ेगा और फिर उसको जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहां ऊपर लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। गोले में एक ही भाग होता है इसलिए एक ही किया है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा मान लीजिए, तो इसमें कहा जाएगा कि दिशा भी ज्ञात कीजिए। अगर इसमें दिशा भी ज्ञात करनी पड़ती है तो ये जो डेरिवेशन का हिस्सा किया है इससे पहले हमें दिशा ज्ञात करके बतानी पड़ेगी। और वो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए अनंत लंबाई का एक तार लेते हैं, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, अनंत लंबाई का एक तार ले लेंगे। ये अनंत लंबाई का तार ले लिया, फिर इस पर क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश को इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से फैला देंगे। ये हमने इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से फैला दिया। तो जब तार पर आवेश को उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से फैलाते हैं उसका रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, लैम्बडा। और उसके ओ बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेंगे जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट तीव्रता तो ज्ञात कर चुके हैं, इसकी क्या ज्ञात करनी है, दिशा। यानी दिशा क्या होगी, देखिए स्टूडेंट दिशा ज्ञात करने के लिए इस अनंत लंबाई के समरूप आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो तार है हमारे पास, इस पूरे तार को हम छोटे छोटे डीए वेक्टर अल्पांशों में बांट लेंगे। पूरे तार को हम क्या कर लेंगे, छोटे छोटे अल्पांश डीए वेक्टर में बांट लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने बांट लिया। अब जितने भी अल्पांश आए उनमें से 2 अल्पांश ले लिए मैंने, एक लिया इधर और एक लिया इधर। लेकिन मैंने ये ध्यान रखा कि जो इधर अल्पांश लिया वो अल्पांश DA1 है
और मान लीजिए इधर जो अल्पांश लिया वो DA2 है, और ये जो अल्पांश है ये O बिंदु के दोनों ओर, यानी इधर और इधर, इनकी बराबर दूरी है, और बिंदु P से भी इनकी दूरी क्या है, बराबर है, मान लीजिए। अब देखो ये अल्पांश है, टुकड़े, इन टुकड़ों पर भी तो कोई आवेश होगा, और उन आवेश के कारण भी तो यहां पर क्या उत्पन्न होगी, तीव्रता उत्पन्न होगी। ठीक है, मान लीजिए DA1 के कारण तीव्रता उत्पन्न होती है DE1, और DA2 अल्पांश के कारण जो यहां पर तीव्रता उत्पन्न होती है वो मान लीजिए DE2 है। जाहिर सी बात है, प्लस आवेश के कारण डायरेक्शन कहां होती है, आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर होती है, तो इससे बाहर की ओर यहां ऊपर ऐसे लिख देंगे, और इससे बाहर के कारण हम ऐसे ले जाएंगे। ये जो तीव्रता है DE1 और ये DE2 किसकी वजह से है, इन अल्पांशों पर जो आवेश है उसके कारण है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इस बिंदु P पर जो तीव्रता आई है, परिणामी जो तीव्रता आई है, मान लीजिए उस तीव्रता को हम घटकों में विभाजित करते हैं, तो देखो कैसे होगी। ये जो हमारे पास अल्पांश है DA1, इसके कारण तीव्रता कितनी मानी है हमने, DE1, तो इसके कितने घटक हो सकते हैं, दो, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक, यानी एक तो हमारा हो जाएगा DE1 cos थीटा, और एक स्टूडेंट क्या हो जाएगा DE1 sin थीटा। ऐसे ही इस अल्पांश के कारण जो तीव्रता है DE2, उसके भी कितने घटक हो जाएंगे, दो, एक DE2 cos थीटा और एक क्या हो जाएगा DE2 sin थीटा। स्टूडेंट देखिए, ज्यादातर बच्चों को इस टॉपिक में यहीं पर दिक्कत होती है कि वो इनको नहीं समझ पाते कि कैसे ले लिया। देखो, जब इनकी डायरेक्शन बनाएं तब आपको क्या करना है, आपको इस वस्तु को यानी तार को भूल जाना है, और सिर्फ आपका ध्यान किस पर होना चाहिए, इस P पॉइंट पर होना चाहिए। तो देखो, इस P पॉइंट पर देखना है, तो देखो P पॉइंट के अगर हम ऊर्ध्वाधर देखें, इसके ऊर्ध्वाधर देखें यानी लंबवत देखें, तो इसके लंबवत या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। कोई भी बिंदु चाहे घटक हो, अगर वो ऊर्ध्वाधर घटक है तो या तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। अब यहां पर एक तो ऊर्ध्वाधर घटक ये है और एक ऊर्ध्वाधर घटक ये है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, इसके कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो कौन सा है, DE1 sin थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके तो ऊर्ध्वाधर होना चाहिए यानी लंबवत होना चाहिए, तो या तो ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो देखो, प्लस आवेश के कारण कहां जाएगा, आउटवर्ड बाहर की ओर। तो अगर ये हो जाएगा तो ये तो इसी DA1 की तरफ ही आ गया ना, तो बाहर की ओर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे दूर लेना पड़ेगा, तो या नीचे वाला आएगा DE1 sin थीटा। ठीक है, तो इसकी तीव्रता का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो कहां गया, नीचे की ओर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो अल्पांश है इसकी तीव्रता का कौन सा लेंगे, ये वाला घटक लेंगे। अब ये वाला घटक या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन होगी, तो देखो कैसे पता करेंगे। प्लस आवेश, यहां पर भी कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण जो डायरेक्शन होती है वो कैसे जाएगी, बाहर की ओर, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड कैसे जाएगी, ये नीचे वाली क्या, ये तो इसी की ओर आ गई ना, अंदर की ओर नहीं, तो कौन सी जाएगी, इससे दूर, तो इससे दूर यही होगी ना। हम क्या लिखेंगे, DE2 sin थीटा। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, इन दोनों की तीव्रता के जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो ये आ गए,
अब देखो स्टूडेंट्स, एक क्लियर और समझ लो, ये जो दोनों हैं ये इस तार के तो कैसे हैं, समांतर है। ध्यान रखना, तार के तो क्या है, समांतर, लेकिन इस बिंदु के कैसे हैं, लंबवत। और हमें कैसे देखना है, बिंदु के साथ देखना है। इसको बनाते समय कैसे देखना है, बिंदु के साथ। अब आती है बिंदु के साथ क्षैतिज घटक की। तो क्षैतिज घटक यानी ऐसे, या तो बाहर की ओर ऐसे या अंदर की ओर ऐसे। तो देखो इसके और इसके, ये जो दोनों अल्पांश हैं, इनका ये तो रहा क्षैतिज घटक इसका और ये रहा इसका, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि दोनों पर ही क्या है, प्लस आवेश है, तो दोनों ही कहां जाएंगे, बाहर की ओर। तो दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो जाएगी, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा। कोई भी इधर की ओर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों पर धनावेश है, बाहर की ओर हो गया। अब देखो सारे घटक का जो परिमाण है वो बराबर है, सारे बराबर है, लेकिन ये वाला और ये वाला गौर से देखिए, परिमाण तो बराबर है इनका और इनके डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसा होने की वजह से ये तो खत्म हो जाएंगे, यानी यहां पर अगर कोई परीक्षण आवेश होगा तो इसका और इसका तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा उस पर, तो फिर किसका प्रभाव पड़ेगा, ये दोनों परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा इनकी एक समान है, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो कौन से घटक के कारण उत्पन्न होगी स्टूडेंट्स, क्षैतिज घटक के कारण उत्पन्न होगी। बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो किसके कारण होगी, तीव्रता के क्षैतिज घटक के कारण। तो स्टूडेंट्स क्षैतिज घटक की दिशा कैसे है, इसके साथ तो क्षैतिज है लेकिन वस्तु के साथ कैसे है, लंबवत है। देखो ये ऐसे है और ये ऐसे लंबवत है, और लंबवत कैसे है, बाहर की ओर है कि अंदर की ओर, कैसे है, बाहर की ओर। तो यहां पर जो तीव्रता की दिशा आएगी वो कैसे होगी, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण जो तीव्रता की दिशा है वो कैसे होगी, तार के लंबवत बाहर की ओर। कैसे होगी, तार के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक तो ये ध्यान रखना है बनाते समय कि जब इनको आप बनाएंगे तब दिक्कत आती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वस्तु नहीं देखना है, किसको देखना है, पॉइंट को। यानी इसके ही ऊर्ध्वाधर लेना है, इसके ही क्षैतिज लेना है, और जब आखिर में बताएंगे तो फिर वस्तु को देख करके बताएंगे। आप देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, इसमें थ्योरी होती है, बच्चे पेज लंबा हो जाता है, बच्चे रटते रहते हैं, भूल जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मैं बताता हूं ट्रिक। जैसे 10वीं कक्षा में रचना लिखते हैं आप, कि आपने 2 सेंटीमीटर की चाप काटी, फिर उसको आपने स्केल की सहायता से मिला दिया है, 2 बिंदु लिए, 5 सेंटीमीटर का ऐसा किया। इसी तरीके से बताना है। जो जो आपने इसमें किया है ना वो सारा आप बता दीजिए। तो मैं देखो बताता हूं धीरे धीरे। आप जो मैंने किया है, मैंने सबसे पहले क्या लिया था, एक तार लिया था अनंत लंबाई का, फिर उस पर क्या किया, प्लस आवेश फैलाया एक समान रूप से। फिर मैंने क्या किया, O बिंदु लिया। फिर मैंने क्या किया, O बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P लिया, और इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। तो बस ऐसे ही लिख दो आप। क्या लिखोगे, माना अनंत लंबाई का कोई चालक तार है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है, तथा इसके O बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, दिशा तो नीचे लिख देंगे, दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए हम इस चालक तार को छोटे छोटे अल्पांश डीए वेक्टर में विभाजित कर लेते हैं, जिनमें से 2 अल्पांश DA1 व DA2 लेते हैं जो O बिंदु के दोनों ओर समान दूरी पर स्थित है तथा P बिंदु से भी समान दूरी पर स्थित है, तथा
अल्पांश DA1 व अल्पांश DA2 के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता DE1 व DE2 उत्पन्न होती है तथा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता को घटकों में विभाजित करने पर तीव्रता के ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं तथा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तीव्रता के क्षैतिज घटक के कारण उत्पन्न होती है। अतः अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के लंबवत कैसे होती है? बाहर की ओर होती है। इस प्रकार आप थ्योरी लिख सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरी जो ट्रिक्स बताई है मैंने उसको फॉलो करिए, कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। और अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ अगले अनुप्रयोग में, ठीक है? तब तक के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहिए और अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि अगली वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। और मेरे साथ मेहनत जरूर कीजिए क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लगे रहिए। धन्यवाद।